बच्चों आज हम लिमिट चैप्टर के सारे फार्मूले और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, सीमा की अवधारणा। मतलब लिमिट क्या होती है हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके फार्मूले और इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिमिट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। हमारा फंक्शन है f(x) = x² ये हमारा फंक्शन है। हम इसी से समझेंगे हमारी लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हमारे फंक्शन में यहाँ पे x अगर यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है तब तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.0 बन जाएगा, तो ये तो हमारा डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो यहाँ पे हम समझने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा x जो है ये नॉन जीरो नंबर है, यानी कि x हमारा जीरो नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसके लिए तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें 0 मिल जाता है तब तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा x0 हो गया इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x0 पे फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम x से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेंगे यानी कि x0+, और x से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेंगे यानी कि x0-। यानी इसका मतलब यहाँ पे यही है कि x0 नहीं है, या तो 0 से बड़ी वैल्यू है और या तो 0 से छोटी वैल्यू है, जिसपे हमारा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यही होती है हमारी लिमिट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सिंस f(0) इज नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे x0 रखते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि f(x) में x की वैल्यू जो हम लेते हैं x0+, x0-, जिसपे हमें क्या होता है कि हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो यही हो जाती है हमारी लिमिट। क्या करते हैं, हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है f(x) = x²/x, ये तो हमारा फंक्शन है। अगर यहाँ पे हमारा x = 0 नहीं है, यानी कि x हमारा 0 के बराबर नहीं है, तब तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी x को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें x मिल गया, क्योंकि x हमारा 0 नहीं है। लेकिन अगर हमारा x = 0 आ जाता है तब तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये हमारा फंक्शन नॉन डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ से समझेंगे। ये हमारा ग्राफ हो गया y = x का, यहाँ पे हमारा f(x) ये हमारा y है, और हमें x जब यहाँ पे हमें x हमारा 0 नहीं है तो हमें वैल्यू मिली हुई है x। तो ये हो गया हमारा y = x का ग्राफ। लेकिन हमारा क्या है, x = 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा x = 0 पे जो है सर्कल आ गया है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x = 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है, x = 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं तो भी यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, मतलब हमारा फंक्शन डिफाइन है। लेकिन x = 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे यही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/x = यहाँ पे हमारा लिमिट, यहाँ पे हमारा x टेंड कर रहा है 0 को, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा x तो कैंसिल हो गया, केवल हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हमें लिमिट की वैल्यू मिल गई 0। हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है लिमिट का कि इफ LHL = RHL = फाइनाइट वैल्यू मिलती है, यानी कि हमें कोई ये लिमिट दिया होगा जो हमारा क्वेश्चन होगा, उसका हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा x = 0 था तो हम क्या करेंगे, RHL के लिए 0+ लेंगे, LHL के लिए 0- लेंगे। दोनों वैल्यू अगर हमारी बराबर आ जाएगी और हमारी फंक्शन की वैल्यू अगर हम x = 0 रखते हैं तो हमें फाइनाइट नंबर मिलता है, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी कि LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और बराबर होना चाहिए फाइनाइट वैल्यू, यानी कि हमारी लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan इनवर्स cos x। यहाँ पे ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में है cos x, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है तो LHL RHL निकालेंगे, यानी कि π/2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे और π/2 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए हम क्या करेंगे, π/2+ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ समझते हैं। तो ये हो गया हमारा cos x का ग्राफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x = π/2+, यानी कि π/2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में y की वैल्यू निगेटिव मिल रही है, तो हमारा cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू में निगेटिव मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0-। तो यहाँ पे हमारा बन गया cot इनवर्स -1। यहाँ पे हमारा -1 इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0- है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू होगी, -0.99 समथिंग होगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा छोटी वैल्यू निकलती है, तो क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू, तो उसके लिए हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर -1 निकलता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया tan इनवर्स -1। अब हमारा tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी -π/4। अब हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL = π/2 माइनस रखेंगे, यानी कि π/2 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा tan इनवर्स 0+। यहाँ पे हम समझ लेते हैं 0+ कैसे मिला। तो tan इनवर्स यहाँ पे हमारा π/2 माइनस, यानी कि क्योंकि यहाँ पे हमारा cos जो है इसमें हम क्या करेंगे, π/2 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा π/2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसके लिए हमारा y का मान यहाँ पे हमें मिल रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें मिल गया 0+। 0+ के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हमेशा छोटी वैल्यू निकलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर हमारा 0.1 होगा तो उससे छोटी वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हो गया हमारा LHL। तो यहाँ पे हमारा RHL -π/2 है, LHL यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा LHL RHL दोनों बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आगे क्या करते हैं, हम पे देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम रिलेटेड टू लिमिट, यानी कि सीमा से संबंधित कुछ मूलभूत प्रमेय होती है, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हमारा है f1x प्लस f2x। तो यहाँ पे हमारा जो है लिमिट दोनों के बाहर लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है अंदर दोनों में लिमिट चली जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f1x प्लस लिमिट x टेंस टू a f2x, यहाँ पे हमारा ये बन जाता है। अगला हमारा क्या है लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हमारा f1x माइनस f2x है और लिमिट यहाँ पे हमारी बाहर लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारी लिमिट अंदर दोनों में लग जाती है, बीच में माइनस आ जाता है। लिमिट x टेंस टू a f1x माइनस लिमिट x टेंस टू a f2x, ये हमारा बन जाता है। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे ये हमारा इनटू में है, f1 और f2 ये हमारा दोनों इनटू में है और लिमिट बाहर लगी हुई है, तो क्या होता है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू में आ जाता है लिमिट x टेंस टू a f1x इंटू लिमिट x टेंस टू a f2x। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि लिमिट जो है प्लस माइनस जो हमारे फंक्शन में लगा है वो तो वही रहेगा, बस लिमिट दोनों में लग जाती है, तो यहाँ पे यही होता है। अब यहाँ पे हमारा डिवाइड वाला आ जाता है लिमिट x टेंस टू a f1x अपॉन f2x, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू आ जाएगा, लिमिट दोनों में ऊपर नीचे आ जाएगी, तो लिमिट x टेंस टू a f1x अपॉन लिमिट x टेंस टू a f2x हमारा ये बन जाता है। अगला हमारा है अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहता है और उसके आगे हमारी लिमिट लगी हुई होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंस टू a f1x बन जाएगा। यानी कि कह रहा है कि अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट है और लिमिट आगे लगी हुई है तो कांस्टेंट हमारा सीधे बाहर आ जाएगा और हमारे फंक्शन में लिमिट लग जाएगी, तो यही यहाँ पे था, सी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे हमारा fx की पावर में gx है, यानी कि एक फंक्शन की पावर में एक फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी हमारी लिमिट दोनों में लग जाएगी, लिमिट x टेंस टू a fx और gx में भी हमारी लिमिट x टेंस टू a हो जाएगी। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि यहाँ पे हमारा fx जो है ये हमारा लेस देन है gx से, दो फंक्शन है, एक फंक्शन छोटा है दूसरे फंक्शन से, तब यहाँ पे क्या होगा फंक्शन का हमारा जो इनइक्वलिटी लगी है वो तो वही रहेगी, बस दोनों में यहाँ पे हमारा लिमिट लग जाता है। अगला हमारा क्या है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ gx, यहाँ पे हमारा f ऑफ gx है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ लिमिट x टेंस टू a gx, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट हमारी अंदर चली जाएगी कि लिमिट x टेंस टू a है और e की पावर हमारा fx है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है e की पावर में लिमिट x टेंस टू a fx हमारा ये बन जाता है। अब आगे हमारा क्या है, अगला हमारा है यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू a मॉड fx, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है मॉड पूरे में लग जाएगा, लिमिट अंदर चली जाएगी। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू यहाँ पे हमें प्लस इनफाइनाइट मिलेगा या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, हमें क्या मिलता है कि लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन fx इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है। तो ये हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट की लिमिट को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारा फंक्शन प्लस माइनस में है और लिमिट बाहर लगी हुई है तो दोनों में लिमिट लग जाएगी, दोनों फंक्शन में अंदर जाके लिमिट लग जाएगी, तो यहाँ पे यही हमारा मतलब था। तो अब अगला हम देखते हैं हमारा अगला क्या आ जाता है बच्चों। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रायग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, यानी कि त्रिकोणमितीय सीमाएं। तो यहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, हमें इसे याद कर लेना होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x ये भी हमारा 1 के बराबर होता है। दूसरा हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये हमारा बराबर होता है 1 के, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x ये भी हमारा 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाता है a। जब लिमिट में हमें दिया होगा, क्वेश्चन में हमें दिया होगा साइन ax अपॉन x के रूप का, तो a की जगह पे कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट a हमारा आंसर बन जाता है। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन tan bx, तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर मिल जाता है a अपॉन b। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x, ये हमारा बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 के होगा। ऐसे ही हमारा लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 के, ये हमारा 1 के बराबर हो जाता है दोनों। और यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ये हमारा बराबर होता है 1 अपॉन 6 के। ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, यहाँ पे हमारा साइन 1 अपॉन x है और पूरे के अपॉन में 1 अपॉन x है, तो इसका रिजल्ट हमारा 1 होगा। और अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा बराबर होता है 1/2 के। यहाँ पे हमारा x की जगह पे कुछ भी होगा लेकिन वही हमारा नीचे स्क्वायर में होगा, तभी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो ये हमारे थे स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये हमें ऐसे ही याद कर लेना होता है और क्वेश्चन में देख के पहचानना होता है, फिर उसके बाद हमें ये आंसर लिख देना होता है। अब अगला हमारा क्या आ जाता है देखते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है लॉगरिथम लिमिट, लघुगणकीय सीमाएं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x
अपॉन में x है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। क्वेश्चन में देख के पहचानना होगा, फिर हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे इसकी जगह पे। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे x है वही नीचे हमारा अपॉन में x होगा, तभी यहाँ पे हमारा 1 आएगा। दोनों हमारा सेम होना चाहिए। अगला हमारा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू e लॉग x बेस में e है, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। अब अगला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा बराबर हो जाता है -1 के। अगला हमारा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स, बेस में यहाँ पे लॉग के बेस में a है और अपॉन में a है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है लॉग 3 बेस में a, और यहाँ पे हमारा a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। हमारा आ जाता है एक्सपोनेंशियल लिमिट यानी कि चरघातांक की सीमाएं, तो इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे e की पावर में जो रहेगा वही हमारा नीचे आ जाएगा, तब यहाँ पे हमें 1 मिलता है। अगला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारा बराबर होता है लॉग a बेस e के। अगला हमारा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर लैम्डा x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारा बराबर आ जाता है लैम्डा के। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 0 नहीं होगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा। यहाँ से अब हमारा शुरू होगा लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है अनिवार्य रूप। यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारा फंक्शन जो दिया होगा वो तो हमारा या तो 0.0 के फॉर्म का होगा, या तो हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म का होगा, या हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म का होगा, या 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का होगा, या 0 की पावर 0 होगा, या इनफाइनाइट की पावर की 0 होगा। इसी रूप में दिया होगा। अगर हम लिमिट को अपने फंक्शन में रखेंगे तो या तो हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगा। ऐसे ही हमारा मिलता चला जाएगा। तो हमें पहचान के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबको सॉल्व करने का तरीका हमारा अलग अलग होता है, तो वही यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। तो हमें इस फॉर्म में लिमिट दिखेगी तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हमें सीखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे हमें इन सब में कोई भी फॉर्म दिखता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनाते हैं। हमें फंक्शन में अगर हमारा जो फंक्शन दिया होगा उसमें अगर हम लिमिट को रखते हैं तो वहाँ पे अगर हमारा कोई भी फॉर्म बन रहा है, जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म का बन रहा है, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 0/0 फॉर्म में या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। हमारा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हमें अगर फंक्शन दिया होगा एफ एक्स और जी एक्स, दो हमारे फंक्शन इस प्रकार दिए होंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये हमारा बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा 0 के, और एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हमारी लिमिट जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे दोनों फंक्शन सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब ये सारी कंडीशन हमें मिल जाएंगी, यानी कि हमारा फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन सतत यानी कि कंटिन्यूअस होगा, और x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन अवकलनीय होगा। तब आगे हमें क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमें ऐसे ही दिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी लिमिट ऐसे ही होगी, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में होगी। तब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, हम लिमिट x टेंस टू ए, हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन एफ एक्स जो है इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अपॉन में हमारा जी एक्स जो है इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जी डैश ए जो है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है एल हॉस्पिटल का। अब हम क्या करते हैं, अपने लिमिट को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला मिल जाता है 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला तरीका है या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे यानी कि प्रमेयीकरण करेंगे, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हम तीनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एल हॉस्पिटल रूल तभी वैलिड होगा जब हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगा, तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा फंक्शन आर बिलोंग कर रहा है आर को, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1, देन सॉल्व द, ये हमारी लिमिट है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, लिमिट को यहाँ पे अंदर में हम रखते हैं, तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश का अलग डिफरेंशिएशन, हल का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी f ऑफ 2, x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 f ऑफ 2 माइनस 4 f डैश 2 अपॉन 1 होगा, तो उनको हमने नहीं लिखा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ 2 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 4 के बराबर, और f डैश 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है या लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/t ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा t टेंस करेगा 0 को, और अगर x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1/t ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा t टेंस करेगा 0 को। तो अगर हमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट या x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/t ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा t टेंस करेगा 0 को। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसे यहाँ पे अगर हमारा दिया होगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल,
बहुपद अपॉन बहुपद के रूप में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 तरीके आ जाते हैं। जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो हमें 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, पहले पहचानना होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी साथ रखे हुए हैं तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि अंश की यहाँ पे जो हमारी डिग्री है ज़्यादा है और हर की डिग्री यहाँ पे हमारी कम है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइन होगी। ये हमारी लिमिट नॉन डिफाइन होगी, आंसर इसका नॉन डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हमें ये पहचान लेना होता है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अगर यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, यानी कि अंश और हर की घात दोनों बराबर होगी और एक्स टेंस कर रहा होगा इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे अगर हम एक्स यहाँ पे हम इनफाइनाइट रखते हैं तो हमारा 0/0 फॉर्म बनेगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2/5, यानी कि यहाँ पे हमारे अंश में x का जो गुणांक है और हर में जो x का गुणांक है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे हमारा अंश और हर दोनों की घातें जो है बराबर हैं और x टेंस कर रहा है इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है 2/5, यानी कि x के गुणांक का डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला देखते हैं हमारा, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, यानी कि यहाँ पे अंश की घात कम होगी, हर की घात बड़ी होगी और x टेंस कर रहा होगा इनफाइनाइट को, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 0। यहाँ पे हमारा ये जो मिला हुआ है 2/5, इसको देख लेते कैसे किया था। यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट थी, तो अभी हमने सीखा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट होगी तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/t ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन गया लिमिट t टेंस टू 0 और x यहाँ पे 1/t रख देंगे, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, तो यहाँ पे मिल गया 2 + 3t/5 + 4t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, तो ये तो हमारा सब 0 हो गया, बस केवल बचा 2/5, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे कैसे आता है डायरेक्ट आंसर, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट -2x² + 5x + 7/5x + 11। ऐसा अगर हमें दिया होगा तो यहाँ पे ये तो हमारा नॉन डिफाइन होगा क्योंकि अंश की घात बड़ी है हर की घात छोटी है, लेकिन यहाँ पे हमारा -2x है तो यहाँ पे हमारा माइनस इनफाइनाइट आंसर बनता है। तो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं, हमने एल हॉस्पिटल रूल से तो देख लिया क्योंकि 3 तरीकों से हमने देखा था, तो एल हॉस्पिटल रूल तो हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन दोनों और बचा, देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हमारा रेशनलाइजेशन तब करते हैं जब हमें यहाँ पे रूट में मिलेगा, जब यहाँ पे हमारा रूट दिया होगा तभी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे अगर हम लिमिट रखते हैं तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/√2 + √2 मिलेगा। जब परिमेयकरण करके सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिमिट को रख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2√2। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम परिमेयकरण तभी करते हैं, इसका प्रयोग तभी करते हैं जब हमें रूट में दिया होगा। अब हमारा अगला आ जाता है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि वाला। तो यहाँ पे हमारा दिया होगा लिमिट x टेंस टू 2x² - 5x + 6/x² - 4। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमारा फैक्टर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा अंश और हर दोनों का फैक्टर बन रहा है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर बना लिए। अब यहाँ पे हमारा x - 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू 2x - 3/x + 2। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे तो मिल जाएगा 2 - 3/2 + 2, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हमारे जितने भी तरीके थे लिमिट को सॉल्व करने के लिए उसको सीख लिया। अब हमारा अगला आ जाता है, यानी कि अगर हमें दिया होगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 × इनफाइनाइट, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखता है, लिमिट को रखते हैं अपने फंक्शन में, तो हमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 × इनफाइनाइट फॉर्म दिखेगा। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0/0 फॉर्म में या इनफाइनाइट फॉर्म में। पता है कि अगर हमें 0/0 फॉर्म दिया होगा या इनफाइनाइट फॉर्म दिया होगा तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। 3 तरीके होते हैं, फिर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है √25x² - 3x है और -5x है। ये हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है x टेंस टू इनफाइनाइट करता है तो x इज इक्वल टू 1/t ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t टेंस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे हम 1/t रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तब हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा 0/0 फॉर्म बन गया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रूट में है, परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण कर लिए तो हमें ये मिल गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो हमें मिल जाएगा -3/10। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं लिमिट के, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बच्चों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे अगर हमें दिया होगा 1 + x का होल n, तो अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो हमें मिलता है nc0 + nc1x + nc2x², ऐसे हमारा मिलता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा x टेंस कर रहा होगा 0 को, तब यहाँ पे हमें मिलता है 1 + x की होल पावर n इज इक्वल टू, ये हमारा मिल जाता है लगभग बराबर होगा ये हमारा 1 + nx की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर 1 जो थी उसको लिया, बाकी x² x³ की पावर जिसमें थी हमारे जितने भी पद थे सबको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हो जाता है हमारा
अब यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर n है। ये हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर 1 और x की पावर 2 घात के जो पद थे उसको हमने लिया, x क्यूब x 4 x 5 घात वाले जो पद थे हमने वहाँ पे सबको नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने 2 पद लिया, यहाँ पे हमने केवल 1 पद लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमने 2 पद लिया ये हमारा जे एडवांस में लगभग क्वेश्चन इस पे ज्यादा आते हैं, और 1 प्लस एन एक्स यानी कि यहाँ पे हमने जो 1 पद लिया इसके जे मेंस में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन हमें कैसे दिया होगा। अगर वहाँ पे हमारा 1 पद लेने वाला होगा तो हम 1 पद लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर हमें 2 पद लेना होगा जैसे हमारा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा अगर 2 पद जिसमें हमने लिया है ये हमारे जे एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा इस पे आते हैं, और मेंस में हमारा 1 प्लस एन एक्स से काम चल जाता है। तो हमें क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि हमें कितना पद लेना है। तो ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब हमारा अगला आ जाता है, ये हमारा टेबल है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन f(x) है और एक दूसरा फंक्शन हमारा g(x) है, अगर हमारे फंक्शन f(x) की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और g(x) जो हमारा फंक्शन है उसकी भी लिमिट अगर यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है दोनों फंक्शन की, तो अगर हम दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उसकी भी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हम दोनों फंक्शन को अगर इंटू और डिवाइड भी करते हैं तो वहाँ पे उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। जब हमारा फंक्शन f(x) और g(x) दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसको अगर हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो पहला ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारा है अगर हमारा फंक्शन f(x) है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन g(x) है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन फंक्शन को अगर हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम उसको इंटू करेंगे, दोनों फंक्शन को इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, मे एग्जिस्ट, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और नहीं भी कर सकती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा। अगला हमारा है कि अगर हमारा f(x) जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, g(x) जो है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अगर हम दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हम दोनों फंक्शन को इंटू करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी उसकी लिमिट शायद एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसको सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो अगर हमारी दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उन दोनों को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो मे भी एग्जिस्ट होगा, इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी मे भी एग्जिस्ट होगा। तो ये टेबल हमें याद कर लेना है। ये टेबल हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब में यूज होगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है। अब यहाँ पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन f(x) है ये हमारा लेस देन होगा g(x) से, और हमारा g(x) फंक्शन जो है ये लेस देन होगा h(x) से। तो यहाँ पे इसकी लिमिट जो होगी, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे c है, कोई भी कांस्टेंट c होगा, हमारा f(x) जो होगा वो हमारा बराबर होगा l के, और लिमिट x टेंड्स टू c h(x) की लिमिट जो होगी ये भी हमारी l के बराबर होगी, लिमिट x टेंड्स टू c g(x) इसकी भी लिमिट हमारी l के बराबर होगी। यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन f(x) है लेस देन g(x) है, g(x) लेस देन h(x) है, तो अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू c की हम लिमिट निकालेंगे तो सबकी लिमिट हमारी बराबर हो जाएगी। तो इसको ग्राफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन जाता है, ये फंक्शन हो गया हमारा h(x) और ये नीचे वाला फंक्शन हमारा f(x) हो गया, और ये बीच में हमारा फंक्शन g(x) हो गया। तो x इज इक्वल टू c पे तीनों फंक्शन की हमारी लिमिट जो होगी वो l के बराबर होगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यही होगी हमारी सैंडविच थ्योरम। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 4x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू है f(x) के, और f(x) हमारा लेस देन इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के, और यहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब हमें बताना है लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x) का मान। हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सैंडविच थ्योरम पता है। तो क्या करेंगे, हमारा ये फंक्शन आगे वाला हमारा ये हो जाएगा h(x), ये वाला हमारा हो जाएगा h(x), और ये हम पीछे वाले को मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा g(x), बीच में हमारा जो है ये हमारा f(x) है। तो हम क्या करेंगे, h(x) और g(x) दोनों की लिमिट निकाल लेंगे, वही लिमिट हमारी बराबर होगी f(x) के। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पे हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें f(x) की जो हमें लिमिट का मान बताना है वो x टेंड्स टू 4 पे है। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया 4x माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 7। अब अगला हम ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, दूसरा वाला फंक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिमिट को रख देंगे, तो यहाँ से भी हमें 7 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा h(x) और g(x) दोनों फंक्शन की हमारी लिमिट सेम मिल रही है, दोनों वैल्यू हमारी लिमिट की सेम आई। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x) की वैल्यू भी हमारी 7 ही आएगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 7, ये हो गया हमारा आंसर। तो आगे देखते हैं सैंडविच थ्योरम पे आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है और अपॉन में x है, ये हमारा 0 के बराबर होता है। देख लेते हैं कैसे। तो हमें पता है कि हमारा फ्रैक्शन पार्ट x जो है ये देन इक्वल टू 0 होता है और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अपॉन में x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन x ग्रेटर देन 1 अपॉन x आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा है 0 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन x लेस देन होगा 1 अपॉन x के। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अब लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बनेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन x, ये हमारा बीच वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन ही बन गया। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को रख देते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये तो हमारा 0 है लेकिन इधर भी 0 बन जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 0। अगला देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x,
इज इक्वल टू 1 होता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ग्रेटर देन होता है x-1 से और लेस देन इक्वल टू होता है x के। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपॉन में x से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा x-1 अपॉन x है, दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं तो x अपॉन x कट के 1 हो गया और -1 अपॉन x बन गया। और यहाँ पे भी हमारा x कैंसिल होकर 1 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा बीच वाला जो है तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x का। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा, इधर 1 है और इधर हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लिमिट का आंसर 1 से लेके 1 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे हमारी लिमिट का आंसर 1 मिल गया। तो ऐसे ही होता है हमारा ये। बच्चों अभी हमने सैंडविच थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमने उसको समझ लिया। तो सैंडविच थ्योरम में इनइक्वलिटी होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि यहाँ पे हमें सीरीज के रूप में दी हुई होगी लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, फिर भी हमें क्या करना होगा, सैंडविच के कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेके इस कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ऐसे में दिया होगा हमेशा n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा और ये हमें सीरीज दी हुई है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन n टेंड्स टू इनफाइनाइट विद अ सीरीज विद पॉजिटिव साइन बी यूज सैंडविच थ्योरम। यहाँ पे हमारी सीरीज जो है पॉजिटिव साइन के रूप में दी हुई होगी और n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तब हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें वैसे ही दी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट और इस सीरीज को जो हमें दी हुई है इसको हम l के बराबर मान लेते हैं हमारा आंसर l आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करके l का मान निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी बनानी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, l से लेस देन करेंगे। हमारी इस क्वेश्चन में, हमारी सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी हम उसको l के इधर लिखेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे सीरीज में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम इधर लिखेंगे। तो इस सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, जिसका हर बड़ा होता है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे होगी हमारी सबसे छोटी वैल्यू, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और उसको कितनी बार लिखेंगे, n टाइम लिखेंगे। और यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे हमारे सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया n टाइम, n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने n टाइम लिखा। ग्रेटर देन इक्वल टू l है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो सीरीज में उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, n टाइम लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, अभी हमारी इनइक्वलिटी बन गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, इसको n टाइम लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको n इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 के रूप में लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू l, ग्रेटर देन इक्वल टू है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इधर की वैल्यू हमारी भी n टाइम, तो n इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, हमने इसको भी n टाइम लिख दिया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू को भी n टाइम लिखा था, सबसे बड़ी वैल्यू को भी n टाइम लिखा था, तो दोनों को हमने n से इंटू करवा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है और n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, अंश की और हर की दोनों घात जब बराबर होती है तो क्या होता है, जो हमारे x का कांस्टेंट होगा वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ n का कांस्टेंट हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाता है आंसर। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन की लिमिट का आंसर मिल गया l इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर हमें सीरीज दी हुई होगी, इनइक्वलिटी नहीं होगी, ऐसे में सीरीज होगी तो हम क्या करेंगे, सीरीज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको n टाइम लिखेंगे और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको n टाइम लिखेंगे और लिमिट को हम मान लेंगे इसका आंसर l आ रहा है, तो l की दोनों तरफ लिख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो जो आंसर मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सैंडविच थ्योरम का यूज ऐसे भी हम करते हैं। बच्चों हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सपेंशन यानी कि प्रसार। तो लिमिट में हमें ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे जहाँ पे हमें एक्सपेंशन का यूज करना होगा, बिना एक्सपेंशन के यूज के हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक्सपेंशन को याद ही करना होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, हमें एक्सपेंशन को याद करना होगा जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमारा पहला एक्सपेंशन आ जाता है e की पावर x, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे हमारा बन जाता है। ऐसे हमारा a की पावर x का भी बन जाएगा, ऐसे हमारा log 1 प्लस x का भी बन जाएगा, ऐसे हमारा log 1 माइनस x भी बनेगा, ऐसे हमारा बनेगा 1 प्लस x की होल पावर n होगा, तो उसका एक्सपेंशन ये होगा हमारा। ऐसे हमारा साइन x का हो जाएगा, कॉस x का हो जाएगा, टेन x का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स x आ जाएगा, सेक इनवर्स x आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे ये दो एक्सपेंशन जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मेंस में तो नहीं है लेकिन एडवांस पे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये दोनों एक्सपेंशन हमारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। तो यहाँ पे जितने एक्सपेंशन लिखे हुए हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होने चाहिए जिससे एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ कर पाओ। अगर यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं याद होता है, आप लोग जानना चाहते हैं एक्सपेंशन कहाँ से आता है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके सीख लीजिएगा। बाकी आपको एक्सपेंशन याद करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है क्योंकि एग्जाम टाइम में टाइम नहीं रहता है कि इसको सॉल्व करके निकाल पाओ, इसलिए इसको याद कर लेना। बाकी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके सीख लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्या आता है। क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर a, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ रियल नंबर
ये फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, यानी कि यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 प्लस, और आगे कह रहा है कि इस लिमिट का आंसर जो होगा वो नॉन जीरो होगा। ऐसा हमें सॉल्व करके a का मान हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे x की पावर a जो है a का मान हमें ऐसा मान बताना है कि इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर नॉन जीरो मिले। और यहाँ पे तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन n है, इसका एक्सपेंशन लिखना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका प्रसार जो है यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया है। इस प्रसार के यूज से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रसार लिख दिया, और यहाँ पे हमारा e की पावर -1 था, उसको हमने लिख दिया 1 अपॉन ई, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a का मान निकालना है, जिससे हमें इस लिमिट का मान जो है वो नॉन जीरो नंबर मिले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आगे 1 अपॉन ई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन ई कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा बन गया -x/2e, ऐसे हमारा बनता चला जाएगा ये अब। और अपॉन में हमारा x है, x की पावर a है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a = 1 लिया, हमने क्या किया 1 ले लिया, तब यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा अंश में भी x है और हर में भी x है, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 + 1/2e। आगे हमारा बन जाएगा 5x/24e। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा पहले वाले में केवल x है और हर में भी x है, लेकिन यहाँ पे हमारा अगले वाले पद में x² है, ऐसे हमारे अगले वाले पद में x³ मिलेगा, x4 मिलेगा, ऐसे हमारा मिलता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x = 0 रख देंगे, तो सारी वैल्यू तो हमें 0 मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए, हमारी लिमिट का आंसर जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे a = 1 ही लेना होगा, तभी यहाँ पे हमें नॉन जीरो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर हम a = 1 लेते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे हमें -1/2 ये मिलेगा। अगला हमारा यहाँ पे x कैंसिल होगा तो 5x/24 ही मिलेगा, ऐसे हमारा मिलता चला जाएगा। आगे की वैल्यू में हम क्या करेंगे, x = 0 जब लिमिट रखेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ से हमें केवल मिल जाएगा -1/2a जब हम a = 1 लेंगे। अगर a = हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें नॉन जीरो नंबर नहीं मिलेगा। अगर हम इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है -1/2a, क्योंकि आगे की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल यहाँ पे हमारा पहला पद मिल जाएगा -1/2e। तो यही हो गया हमारा आंसर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि a का मान क्या आएगा जब हमें लिमिट की नॉन जीरो वैल्यू मिलती है, तो a का मान हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा जे एडवांस का क्वेश्चन था। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें 0 की पावर 0 या इन्फिनिट की पावर 0 का फॉर्म मिलेगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल समझने पर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया y = लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 10x। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं तो हमें 0 की पावर 0 फॉर्म मिल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं। log y = पे क्या करेंगे, अगर हम लॉग ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अगर हम लॉग लेंगे तो हमारा 10 आगे आ जाएगा। 10 यहाँ पे हमारा ln x बन जाएगा, लॉग बेस ही है तो हम इसको ln लिख लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ln x आ गया। अब यहाँ पे हमारा 0 × इन्फिनिट का फॉर्म बन गया। हमें क्या करना होता है, सबको कन्वर्ट करना होता है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिट फॉर्म में। हमारा 0 × इन्फिनिट फॉर्म मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिट फॉर्म या 0/0 फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब 10x को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं cot x, तो ये हमारा हो गया cot x। अब ये हमारा बन गया इन्फिनिट फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश और हर का दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हमारा बन गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। हमने पढ़ा कि sin x/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक साइन को अलग कर लिया, तो यहाँ से हमारा ये 1 बन गया, बाकी बच गया हमारा -sin x। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ln y = 0 बन गया, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे y = लिख सकते हैं e की पावर 0, ln को इधर भेज दिया तो e की पावर 0 बन गया। अब यहाँ से हमें y = 1 मिल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम ऐसे ही कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं इन्फिनिट की पावर 0 का। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एग्जांपल है y = लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर 1 - cos x। अगर इसमें हम x = 0 रखते हैं तो ये हमारा इन्फिनिट की पावर 0 फॉर्म बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे। तो log y = यहाँ पे हमारा मिल जाएगा ln y = लिमिट x टेंड्स टू 0। जब यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, घात जो है वो आगे आ जाएगी, 1 - cos x बन गया। और यहाँ पे हमारा बन गया ln x की पावर -1 अपॉन में x था, इसको हमने लिख लिया x की पावर -1। और यहाँ पे हमने क्या किया, x² से इंटू और डिवाइड भी कर दिया, खुद से डिवाइड किया है तो x² से इंटू भी कर दिया। अब आगे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln y = लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी हमने पढ़ा फार्मूला कि 1 - cos x/x² होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे हमारा है ln x की पावर -1, तो यहाँ पे हमारा -1 आगे आ गया और इंटू में x² था, और यहाँ पे हमारा ln x बन गया। अब ये हमारा 0 × इन्फिनिट के फॉर्म का बन गया। इसको भी हम चेंज करेंगे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिट फॉर्म, कोई भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln y = लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमारा हो गया -1/2 ln x। यहाँ पे हमारा -1/x² था, तो माइनस तो हमारा आगे रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा x² है, इसको हमने अपॉन में लिख दिया 1/x²। तो ये हमारा बन गया अब इन्फिनिट फॉर्म। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये बन जाएगा ln y = लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू 0 -1/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे हमारा ये अब ये 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और अपॉन में है 1/x², इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -2/x³ बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ln y इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू e⁻0 मिल जाएगा। जब हम ln को इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू मिल गया हमें 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने 0⁻0 या इनफाइनाइट की पावर 0 हो तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पे अच्छे से एग्जाम्पल को सीख लिया। हमारा अगला आ जाता है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो इसके लिए हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया होगा इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a g(x) इज इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे हमारा दोनों फंक्शन लिमिट जो है 0 है तब हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f(x) की पावर 1/gx, ये हमारा बराबर होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a f(x)/gx की। यानी कि यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारा लिमिट x टेंस टू f(x) और लिमिट x टेंस टू a gx इज इक्वल टू 0 है। तब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a f(x)/gx। ये हो गया हमारा फार्मूला जब यहाँ पे दोनों हमारा 0 के बराबर होगा, दोनों फंक्शन की लिमिट। अब अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है, जब यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू 1 है लेकिन लिमिट x टेंस टू a gx इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तब इसके लिए हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। तब यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f(x) माइनस 1 की पावर gx ऐसा होगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx। यहाँ पे क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx ऐसा दिया होगा और f(x) हमारा 1 होगा, gx हमारा इनफाइनाइट होगा, तब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है लिमिट e की पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx। तो ये हो गया हमारा दो फार्मूला जब दो कंडीशन हमें दी हुई होगी। हमारे कुछ फार्मूले भी हैं। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, तो इसकी वैल्यू हमें e मिलती है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x की होल पावर x है, तब भी हमें आंसर e मिलता है। लिमिट x टेंस टू 0, अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1/x है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है e की पावर लैम्डा। यहाँ पे हमारा लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर होगा। हमारा आ जाता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस लैम्डा x की पावर x है, 1 प्लस लैम्डा x की होल पावर x है, तब यहाँ पे हमें तब भी आंसर e की पावर इनफाइनाइट मिलता है। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x है, तो यहाँ पे अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, a लेस देन 1 होगा तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू n x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन n माइनस a है, तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है n इंटू a की पावर n माइनस। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस a x की पावर b अपॉन x, तो ये हमारा बराबर होगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हमारा x टेंस टू 0 था, यहाँ पे हमारा x टेंस टू इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे हमारा 1 प्लस a अपॉन x हो गया, तो यहाँ पे हमारी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो गई और पावर में हमारा bx हो गया, b इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है e की पावर ab। तो यहाँ पे ये जो हमारे सारे फार्मूले हैं याद हैं तो याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद होते हैं तो यहाँ पे हमारे ये जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े, ये जो दोनों हमारा कॉन्सेप्ट था, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया। इन दोनों कॉन्सेप्ट से ये हमारे जो फार्मूले हैं ये अपने आप सॉल्व होकर आ जाते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये अपने आप सॉल्व करने पर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, बाकी अपने आप आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 और होल पावर 1/x है। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx, ये हमारा फार्मूला है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, इसे हम क्या करेंगे सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 माइनस 1 कर दिया इंटू gx की जगह पे हमारा 1/x है, इंटू में कर दिया 1/x। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर, यहाँ पे हमारा 1/2 था, इसको हमने बाहर कर लिया। यहाँ पे अंदर में हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके 1/2 को बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस 2 और यहाँ पे हमारा इंटू में 1/x था, यहाँ पे हमारा अपॉन में x आ गया। अब यहाँ पे हमारा e की पावर 1/2 लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा बन गया a की पावर x माइनस 1/x प्लस e की पावर x माइनस 1/x, ये हमारा बन गया। यहाँ पे हमारा अपॉन में x था, दोनों के नीचे तोड़ दिया और यहाँ पे हमारा 1 जो था, यहाँ पे हमारा 2 जो था, इसको हमने क्या किया -1 कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा बन गया। हमने यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए ऐसे किया, हमें फार्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 होता है और a की पावर x माइनस 1/x होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है log a, बेस में e रहता है।
तो इसी फार्मूले का यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया था। तो यहाँ पे अब हमारा बन जाता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ln a। लेकिन यहाँ पे हमारा a की जगह पे b है, तो यहाँ पे हमारा प्लस ln b बन गया। तो आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बना हुआ है ln a प्लस ln b, तो इसका फार्मूला होता है ln m इंटू n। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln ab। तो यहाँ पे हमारा बन गया e की पावर ln a इंटू b। यहाँ हमारे इंटू में 1/2 था, तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर भेज दिया, तो e की पावर ln a इंटू बी की पावर 1/2 बन गया। अब यहाँ पे हमारा ln है, ln का मतलब लॉग के बेस में e है, तो यहाँ पे हमारा दोनों जगह पे अगर यहाँ पे हमारा e होता है और यहाँ पे भी हमारा e होगा तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू x मिलती है। x की जगह पे यहाँ पे हमारा ab है, ab की पावर 1/2 बन गया। तो 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ab। तो यहाँ से हमें ये मिल गया रूट ab। तो ऐसे भी हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है। इसको आगे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन टू होल पावर 1 अपॉन x है। तो यहाँ पे हमारा बन गया ab की पावर 1/2। ऐसे ही हमारा अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है a की पावर 1/x प्लस b की पावर 1/x है और अपॉन में 2 है और होल पावर x है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ab की पावर 1/2। दोनों सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन में 2 है और होल पावर 1 अपॉन x है। तो यहाँ से हमें आंसर मिला a इंटू बी की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट ए बी, ये मिल गया। तो यहाँ पे अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 है और होल पावर 1 अपॉन x है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा a इंटू बी इंटू सी की पावर 1 अपॉन 3। ऐसे ही अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x प्लस d की पावर x अपॉन 4 और होल पावर 1 अपॉन x आता है, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1 अपॉन 4। तो ऐसे हमारा मिलता चला जाएगा, n टाइम होगा तो 1 अपॉन n आ जाएगा पावर में, और यहाँ पे इंटू में जितनी संख्या रहेंगी सबको इंटू कर लेंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारा n टर्म था तब क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a1 की पावर x प्लस b1 की पावर x प्लस c1 की पावर x। यहाँ पे a b c कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे हमारा an की पावर हमारा x है और अपॉन में हमारा n है, होल पावर 1 अपॉन x है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू बी इंटू सी, जितनी भी संख्याएं होंगी n तक सबको हम इंटू कर लेंगे और होल पावर 1 अपॉन n आ जाएगा। तो ऐसा आ जाता है हमारा आंसर। आगे देख लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा था x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट x। तो यहाँ पे हमारा a b c की जगह पे यहाँ पे हमने 1 2 3 लिख दिया है, तो 1 की पावर 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन x। जब हमारी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो यहाँ पे पावर में 1 अपॉन x ऐसे हमारा बनेगा। तब यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म n की पावर 1 अपॉन x है और होल पावर यहाँ पे हमारा x बनेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाता है, सबको इंटू कर लेंगे जितनी संख्या होंगी और इसकी पावर में 1 अपॉन n आएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल की पावर में 1 अपॉन n, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं। अगला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा है a की पावर 1 अपॉन x प्लस b की पावर 1 अपॉन x प्लस c की पावर 1 अपॉन x प्लस d की पावर 1 अपॉन x और अपॉन में हमारा 5 है और होल पावर यहाँ पे हमारा x है। यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे अंश में a b c d 4 संख्याएं हैं और अपॉन में हमारा 5 है। अभी तक हमने देखा जितनी संख्याएं ऊपर थी अगर n थी तो अपॉन में हमारा n था, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा 4 ही है ऊपर लेकिन हमारा अपॉन में 5 है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सबकी पावर में 0 बनेगा और यहाँ पे हमारा अपॉन में 5 आएगा और इसकी पावर में इनफाइनाइट होगा जब हम लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 अपॉन 5 की पावर इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 0। तो याद रखना, अगर यहाँ पे हमारा अपॉन में नंबर ज़्यादा है और अंश में हमारा नंबर कम है तो यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्ट 0 मिलता है और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमारा a की पावर x होगा प्लस b की पावर x होगा प्लस c की पावर x होगा प्लस d की पावर x होगा और होल पावर 1 अपॉन x होगा, तो भी हमें आंसर 0 मिलता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे हमारा है x की पावर n प्लस y की पावर n और होल पावर 1 अपॉन n है। तो यहाँ पे अगर हमारा x ग्रेटर देन होगा y से तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा x। अगर यहाँ पे y ग्रेटर देन होगा x से तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा y। तो जो संख्या हमारी बड़ी होगी वो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इस पे अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n और होल पावर 1 अपॉन n है। ऐसे ही मिलना चाहिए हमें क्वेश्चन, तभी हमें आंसर मिलेगा जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारा 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 होगा। लेकिन कैसे आएगा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 4 को सबसे पहले कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा
जाएगा 3/4 की पावर n प्लस 1 और होल पावर 1/n रहेगा। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा आगे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 है इंटू में यहाँ पे हमारा 0 + 1 बनेगा और यहाँ पे हमारा 1/n है, तो अगर हम लिमिट रख देंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया 4 इंटू 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 है तो इसका मान 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 4। तो ये अब था हमारा आंसर कैसे सॉल्व करके आता है, इसको भी हमने देख लिया। और इसको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n और यहाँ पे होल पावर 1/n है और यहाँ पे हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तब यहाँ पे हमारी जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं थी लेकिन यहाँ पे हमारी 3 है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n है और यहाँ पे होल पावर 1/n है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो होगी उसको कॉमन लेंगे, तो 5 बड़ा है सबसे, उसको कॉमन ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 इंटू यहाँ पे हमारा बनेगा 3/5 की पावर n प्लस 4/5 की पावर n प्लस 1 और होल पावर 1/n होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 5। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं हमारा क्या है। अब अगला यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये भी हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये हमें सीरीज दी होगी 1 से लेके n तक यहाँ पे है और अपॉन में हमारा n² है, तब हमें बताना है क्या आंसर आएगा। तो अगर हमें ऐसा सीरीज के रूप में दिया होगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिख लेंगे। अगर हमें सीरीज दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे हमारा बन गया जनरल टर्म n इंटू n प्लस 1/2। अगर हमारी 1 से लेके n तक संख्या को ऐड करना होता है तो हमारा फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और अपॉन में हमारा n² था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या करेंगे, n को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n² 1 प्लस 1/n और अपॉन में आ जाएगा 2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 1/2। तो अगर हमें सीरीज दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म लिख लेंगे फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं हमारा क्या आता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वन साइड लिमिट्स, यानी कि अगर हमें वन साइड लिमिट दी होगी तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फंक्शन है y = fx = √x। यहाँ पे हमारा फंक्शन √x है, तो ये हो गया हमारा √x का ग्राफ। तो यहाँ हमारा राइट साइड ग्राफ है पर लेफ्ट साइड ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे यही होता है कि वन साइड लिमिट। तो इसको सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 √x है, तो अगर इसका RHL निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा RHL बन जाएगा 0 प्लस लेंगे तो यहाँ पे हमें तो मिलेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी अंडर रूट के अंदर 0 प्लस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर 0। लेकिन अगर हम क्या करते हैं LHL निकालते हैं तो इधर तो हमारा ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है राइट साइड है, लेफ्ट साइड ग्राफ नहीं है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट वन साइड लिमिट का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है p = हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर √x और होल पावर 1/2x है। तब हमें क्या करना है, लॉग p का मान बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल पता है, इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो p = e की पावर, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर √x -1 होता है क्योंकि fx -1 होता है इंटू gx होता है, तो यहाँ पे gx का मान 1/2x है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा p = e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे हमारा है 1/2x। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x को लिख सकते हैं √x इंटू √x। तो यहाँ पे हम दोनों के नीचे कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 10 स्क्वायर x है, यहाँ पे हमारा 10 स्क्वायर √x है, तो दोनों के नीचे तोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 √x अपॉन √x इंटू 10 √x अपॉन √x इंटू यहाँ पे हमारा केवल 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा फार्मूला कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है 10x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, यहाँ से केवल मिल गया हमें 1/2। तो p = मिल गया e की पावर 1/2 क्योंकि ये सब हमारा e की पावर में था, यहाँ से मिल गया p = e की पावर 1/2। लेकिन हमें log p का मान बताना है तो हम log ले लेंगे, तो log p = मिल जाएगा हमें 1/2। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मान लो में दिया है sin x अपॉन x तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, हम इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ देख लेते हैं कि हमारा sin x tan x और x में कौन सा बड़ा होता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ है, ये y = x का है और ये नीचे वाला ग्राफ जो ग्रीन कलर का है ये y = sin x का है और ये हमारा ब्लू कलर वाला ग्राफ y = tan x का है। तो यहाँ पे हम ग्राफ से देखेंगे तो हमारा tan x ग्रेटर देन है x से और हमारा tan x और sin x दोनों ग्रेटर देन है sin x से। तो यहाँ पे हमारा हो गया tan x ग्रेटर देन हो गया x से और हमारा x ग्रेटर देन हो गया sin x से। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमें याद होना चाहिए। हम इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और sin x अपॉन x होता है जिसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो अगर यहाँ पे हमारा क्या है, x टेंड्स टू करेगा 0 को, तो ग्राफ से देखेंगे तो हमारा sin x बराबर होगा x के और x बराबर होगा tan x के, तीनों वैल्यू में बराबर होती है। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसके अंदर हमारा है sin x अपॉन x। तो हमें पता है
हमारा x ग्रेटर देन होता है साइन x से, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन x अपॉन साइन x है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ग्राफ से हमने देखा कि हमारा x ग्रेटर देन है साइन x से, तो यहाँ पे हमारा साइन x अपॉन x है, तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे साइन x अपॉन x। तो यहाँ पे हमारा साइन x अपॉन x जो होगा ये लेस देन होगा 1 से। यहाँ पे हमारी लिमिट टेंस कर रही है 0 को, इज इक्वल टू 0 की नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 से छोटा होगा साइन x अपॉन x। तो यहाँ पे हमारा अगर 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, 1 से छोटी वैल्यू यानी कि 0.999 समथिंग रखेंगे, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 0। अगर यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x होगा और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है x अपॉन साइन x, तब देखते हैं क्या आता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, x ग्रेटर देन होगा साइन x से। तो यहाँ पे हमारा है x अपॉन साइन x, तो हम क्या करेंगे x के नीचे ले आएंगे साइन x को, तो हमारा बन गया x अपॉन साइन x, ये ग्रेटर देन होगा 1 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखेंगे 1 से बड़ी वैल्यू, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर छोटी वैल्यू निकलती है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। अगला हमारा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये पूरे को हम ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तब हम यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 मिल जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा 1। लेकिन अभी हमने ऊपर जो दोनों कॉन्सेप्ट को सीखा, ये पूरे के अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं था, केवल साइन x अपॉन x के अंदर, केवल साइन x अपॉन x जो था वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर था, लिमिट हमारी बाहर थी, इसलिए यहाँ पे हमारा ये सब चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला आ जाता है, अभी हमने साइन वाला देख लिया, अब यहाँ पे हम tan का देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि tan x हमारा ग्रेटर देन होता है x से, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू यहाँ पे हमारा 0 है, और यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर tan x अपॉन x है, तो यहाँ पे हमें बताना है इसका क्या आंसर आएगा। लिमिट हमारी बाहर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा tan x अपॉन x है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा tan x ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर में हमारा tan x अपॉन x है, तो यहाँ पे भी ऐसा बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा tan x अपॉन x करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखते हैं तो हमें 1 मिलता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटी वैल्यू बाहर निकालता है, तो यहाँ से हमें मिल गया 1। और अब यहाँ पे हमारा अगला आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पे अब हमें बनाना है x अपॉन tan x। तो यहाँ पे हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, x के नीचे ले आएंगे tan x को, तो यहाँ पे हमारा x tan x होगा ये लेस देन होगा 1 से, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, यानी कि 0.999 समथिंग रखेंगे, तो यहाँ से हमें बाहर वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटी वैल्यू निकालता है, तो यहाँ से हमें मिल गया 0। अब हमारा अगला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, पूरा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ गया। तो हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 आ गया, तो इसके बाहर हमारा 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 आंसर। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला आ जाता है tan इनवर्स और sin इनवर्स का। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ से समझ लेते हैं कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लू वाला जो है ये हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है, ग्रीन वाला यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है, और ये रेड वाला y इक्वल टू x का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा sin इनवर्स x जो है ये हमारा ग्रेटर देन होता है x से, और tan इनवर्स x हमारा सबसे छोटा होता है x से और sin इनवर्स x से। तो यहाँ पे हमारा बन गया कि tan इनवर्स x हमारा लेस देन होगा x से, x लेस देन होगा sin इनवर्स x से। तो यहाँ पे हमें यही वाली इनइक्वलिटी याद रखनी है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं आगे हमारा क्या आता है। तो आगे हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारी इनइक्वलिटी से हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दो हमने अच्छे समझ लिया, यहाँ पे हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा 1.001, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। अब अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x अपॉन साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के नीचे ले आएंगे साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पे हमारा ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये हमारा पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, आगे हमने याद कर लिया। अब अगला हमारा आ जाता है tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x लेस देन होता है x से, तो इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम x को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे हम x को नीचे ले आएंगे तो ये हमारा लेस देन हो जाएगा 1 से, तो 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x अपॉन tan इनवर्स x, यहाँ पे हमें बनाना है x अपॉन tan इनवर्स x। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर देन होगा 1 से, तो यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर। अगला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये पूरा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ग्रेटेस्ट इंटीजर के। हमने ग्राफ से भी देख लिया कि tan इनवर्स sin इनवर्स कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा 2022 है और साइन इनवर्स x अपॉन x है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। हमारा 2022 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स x अपॉन x जो होता है ये हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू करवा देंगे 1 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 1.001 से यहाँ पे हमने इंटू करवा दिया, तो यहाँ पे हमें यही मिल जाएगा 2022.001। तो अगर हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालते हैं तो हमारा मिल जाता है 2022, तो यहाँ से तो हमारा यही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 2022 x अपॉन साइन इनवर्स x करते हैं तो ये हमारा लेस देन 1 होता है, x अपॉन
x अपॉन साइन इनवर्स x जो होता है ये हमारा लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2022 इंटू 0.99 कर देंगे इंटू में। तो अगर हम इसका इंटू करवा देते हैं तो यहाँ से भी मिल जाएगा 2021.8 समथिंग ऐसे हमारा मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब इंटू करवाएंगे। तो अगर हम इसको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालते हैं तो यहाँ से भी मिल जाता है 2021। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा साइन इनवर्स x अपॉन x होता है ये हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर हम इसमें इंटू करवा देते हैं तो यहाँ से हमें जो हमारा 2022 इंटू में रहेगा सेम वही बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे x अपॉन साइन इनवर्स x मिलता है ये हमारा लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, तब यहाँ पे हमारा इंटू करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दिया होगा हमारे क्वेश्चन में 2022 जैसे यहाँ पे दिया है तो उससे एक छोटी वैल्यू हमारी बाहर निकलती है। तो ये हमें याद रखना है। ग्रेटर देन होगा तो जो वैल्यू हमें इंटू में दी हुई होगी जो हमारा कांस्टेंट इंटू में होगा, जैसे 2022 है तो सेम निकल आया। अगर यहाँ पे हमारा 1 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे उससे एक कम बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और जितने भी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो हमारे बने हुए हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको भी क्लियर कर लीजिए।